हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, राइट है ना। तो ये हमारा समीक्षा इंस्टीट्यूट का प्लेटफॉर्म जिस पर हम साइंस को डिस्कस करेंगे, साइंस की स्टडी करेंगे। साइंस के जो हमारे 3 पोर्शन हैं जिसमें हम स्टडी करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, राइट है ना। तो हम सीक्वेंस वाइज स्टडी करेंगे साइंस की, साइंस है ना। तो साइंस के 3 पार्ट्स रहते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, राइट। बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जो हमारा रहेगा साइंस वाला पोर्शन। और इसी के साथ साथ में हम स्टडी करेंगे वो है हमारा साइंस एंड टेक, है ना। जो टेक वाला पोर्शन है वो भी हम इस क्लास में आपको कवर कराया जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा इंस्टीट्यूट को, समीक्षा इंस्टीट्यूट को, जिस पर आपको इंग्लिश मीडियम में ये सारे आपको क्लासेस प्रोवाइड कराए जाएंगे, राइट। ये जो क्लास रहेगी ये इंग्लिश मीडियम रहेगी, बट मैं जो आपको एक्सप्लेन करूंगी वो हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में ही करूंगी, है ना। बट जो बोर्ड पे जो लिखा जाएगा, जो भी वर्ड लिखे जाएंगे वो इंग्लिश में होंगे ओनली, राइट है ना। मैं आपको समझाऊंगी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही, और आपको इजीली समझ में भी आएगा, राइट। तो इसी तरीके से चलिए हम आज से अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे साइंस में बायोलॉजी से हम अपनी स्टार्टिंग करते हैं, है ना। जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी जो वर्ड है 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट है बायो, देन है लॉजी, राइट। बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का जनरल मीन्स होता है लाइफ, है ना। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, है ना। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ये आपको बेसिक चीज पता होगी, है ना। तो बायोलॉजी का मतलब है लाइफ की स्टडी, मतलब लाइफ के बारे में स्टडी करना, उसको हम क्या बोल देते हैं, बायोलॉजी, है ना। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ साइंस, राइट। तो लाइफ में हम बायोलॉजी में हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिन थिंग्स में लाइफ होती है, है ना। नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम इसमें डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसमें हम ओनली जो लिविंग थिंग्स है उनके बारे में स्टडी करेंगे, उनके कैरेक्टर्स के बारे में, जो भी चीज़ें आती हैं हम ओनली लिविंग थिंग्स के बारे में इसमें स्टडी करते हैं। जो बायोलॉजी हमारा जो साइंस का एक सब्जेक्ट है, साइंस की एक ब्रांच है, राइट। तो सबसे पहले जो बायोलॉजी जो टर्म दिया था, वो दिया था एरिस्टोटल ने, राइट। एरिस्टोटल ने जो बायोलॉजी शब्द को डिस्कवर किया था, जो बायोलॉजी शब्द है वो एरिस्टोटल ने दिया था, राइट। तो इस चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो बायोलॉजी शब्द है वो एरिस्टोटल ने दिया था, और जिसमें बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोलॉजी के बारे में हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में। तो लिविंग थिंग्स होती कौन सी हैं, लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, जिसके बारे में हमको स्टडी करना है। कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कौन सी थिंग है वो लिविंग है ना, कौन सी थिंग है वो लिविंग है एंड कौन सी थिंग है वो नॉन लिविंग है, मतलब किस तरीके से वो नॉन लिविंग से डिफरेंस रखती है, राइट। तो लिविंग थिंग्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं, है ना। तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं इनके हम कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे, है ना, कि हम जिससे कि हम पहचान सकें, रिकॉग्नाइज कर सकें कि कौन सी जो थिंग है, कौन सी वस्तु है वो लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है ना। तो हम लिविंग के बारे में जब भी हम कैरेक्टर स्टडी करते हैं कि लिविंग थिंग्स कौन कौन सी रहती हैं, तो उनके कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है कि जो लिविंग थिंग रहती है उनमें ऑर्गेनाइजेशन होता है, लिविंग थिंग्स रहती हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन रहता है, राइट है ना। ऑर्गेनाइजेशन, जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि
जो सबसे पहले जो लिविंग थिंग रहती है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है उसकी लाइफ, सिंगल सेल से स्टार्ट होती है उसकी लाइफ, एंड वो डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके वो एक मल्टी सेलुलर बन जाता है ऑर्गन, है ना। इस तरीके से सिंगल सेल रहती है, सिंगल सेल रहती है, एक सेल से 2 सेल बनती हैं, 2 से 4 बनती हैं, है ना। तो डिवाइड होके सिंगल सेल से ये मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हो जाती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, राइट, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से जो सेल है, लिविंग थिंग्स है जिनमें सेल्स पाई जाती हैं, तो उनमें सेल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, राइट, सिंगल सेल टू मल्टी सेलुलर, है ना। इस तरीके से सबसे पहले क्या होती है, सिंगल सेल रहती है, उसके बाद सिंगल सेल से बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बना लेती हैं, एंड टिश्यू मिलकर एक टिश्यू ऑर्गन बना लेते हैं, देन टिश्यू ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, देन ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलके, सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक पूरी बॉडी को तैयार करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन, हमें देखने को मिलता है लिविंग थिंग्स में। इससे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये थिंग लिविंग है, राइट। देन दूसरा जो कैरेक्टर है वो है हमारा मूवमेंट, है ना। दूसरा कैरेक्टर वो है हमारा मूवमेंट। तो जो थिंग्स होती हैं, लिविंग थिंग्स, वो जनरली एक प्लेस से वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करती हैं। जैसे कि हमें जो ह्यूमन बीइंग है उनमें लोकोमोशन पाया जाता है, एनिमल है, सारे एनिमल्स एक वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते हैं, तो है ना। तो ये जो कैरेक्टर है वो हमारा होता है लिविंग थिंग्स का, राइट। एंड तीसरा जो कैरेक्टर है वो है रेस्पिरेशन, राइट, है ना। तो रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है लिविंग थिंग्स में। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि इनटेक ऑफ CO2 एंड जो निकालते हैं, है ना, जो लिविंग थिंग्स है जो लेते हैं क्या, CO2, बट जो निकालते क्या है, वो O2, है ना। तो जनरली ये प्लांट में देखने को मिलता है, कि CO2 को वो लेते हैं एंड O2 को निकालते हैं। बट हम और अदर ऑर्गेनिजम्स में देखें, तो वो O2 को इनटेक करते हैं एंड CO2 को निकालते हैं, है ना। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस लाइक इनटेक एंड आउटटेक ऑफ CO2 एंड O2, है ना। तो इस तरीके से कुछ जैसे प्लांट्स में क्या होता है, O2 को वो रिलीज करते हैं एंड CO2 को वो लेते हैं, है ना। इस तरीके से एनिमल्स में एंड अदर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है कि CO2 को निकालते हैं एंड O2 को लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन को डिफाइन किया जाता है ना, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, है ना, जिसमें मेनली CO2 एंड O2 होता है ना। तो ये जो हमको देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है लिविंग थिंग्स ओनली, ये लिविंग थिंग्स में हमको देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। देन है फोर्थ, वो है रिस्पॉन्सिवनेस, है ना, रिस्पॉन्सिवनेस। तो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये है कि जो लिविंग थिंग्स है ना, लिविंग थिंग्स आउटर जो थिंग्स रहती हैं, इन्वायरमेंट में जो थिंग्स रहती हैं लाइक टेम्परेचर, लाइट एंड केमिकल्स, अगर हम इन्हें टच करें तो ये क्या करती हैं, आउटर इन्वायरमेंट को ये रिस्पॉन्स करती हैं। जैसे कि अगर कोई लिविंग थिंग है, लाइक हम एनिमल को ही ले सकते हैं, अगर हम किसी गर्म चीज़ को जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है अगर हम उसको टच करते हैं तो हमें सेंसेशन फील होता है कि हमें वो चीज़ हॉट लग रही है, राइट। अगर ज़्यादा लाइट रहती है तो हमारी जो आइज़ हैं वो रिस्पॉन्स करती है, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। इसी तरीके से कोई केमिकल है ना, कोई केमिकल है, अगर हम उसको टच करें तो हमें सेंसेशन फील होती है। तो इसको हम क्या बोल लेते हैं,
रिस्पॉन्सिवनेस, है ना, जैसे कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर, लाइट, केमिकल, केमिकल्स, टच एंड एटसेट्रा, राइट। तो इस तरीके से कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे हम रिस्पॉन्स देते हैं हम अपने एनवायरनमेंट को, राइट। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिवनेस, जिसके थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सी थिंग लिविंग है एंड कौन सी थिंग लिविंग नहीं है। देन फिफ्थ हमारा वो है एडेप्टेशन, एडेप्टेशन, राइट। तो फिफ्थ है हमारा एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन में क्या है कि जो लिविंग थिंग रहती हैं जनरली क्या करती हैं, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप में मॉडिफिकेशन कर लेती हैं अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जिससे कि वो इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, इस एनवायरनमेंट में वो अपने आप को सस्टेन कर सकें। उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेती हैं, वो अपने स्ट्रक्चर में चेंज कर लेती हैं, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट वो अपने स्ट्रक्चर में चेंज कर लेती हैं, फिजियोलॉजी में चेंज कर लेती हैं, अपने बिहेवियर में चेंज कर लेती हैं, जिससे कि वो किसी एक जगह पर एडेप्ट कर सकें, है ना, जिससे कि वो किसी एक जगह पर एडेप्ट कर सके। जैसे कि हम अपने क्या करते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट के, हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम ढल जाते हैं, जिससे कि हम वहाँ पर कंफर्टेबल फील कर सकें, हमारे अकॉर्डिंग कुछ चीज़ चल सकें। तो हम अपने जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत हम अपने आप में चेंज कर लेते हैं। जिस तरीके से हम प्लांट में एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि कुछ प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो छोटी हो जाती हैं, कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें डिजर्ट वाले एरिया में वहाँ पर वाटर कम पाया जाता है, जिससे कि उनका जो उनमें पानी की रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है, वो मतलब कम ही वो वाटर में वो सरवाइव कर सकें, है ना। तो इस तरीके से अपने आप को ही एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढलना, है ना, सस्टेन करना, उसको हम बोल लेते हैं क्या, एडेप्टेशन, राइट। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको जो मैं बोल रही हूँ उनको नोट करना है, राइट। और ये साइंस है, साइंस में बायोलॉजी है, वो आपको स्ट्रक्चर के थ्रू ही आपको समझ आएगी, राइट। तो इसलिए आपको साइंस में स्ट्रक्चर बनाते हुए चलना है ना, साथ साथ में, राइट, है ना। तो इस तरीके से हमारे क्या है कि जो साइंस है, साइंस में हम किस तरीके से लिविंग थिंग्स को हम समझते हैं, उनको हम देखते हैं, राइट। एंड है हमारा नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ है हमारा ग्रोथ, है ना। तो सिक्स्थ कैरेक्टर है हमारा ग्रोथ, जिसमें हम देखते हैं कि जो लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग इरिवर्सिबल ग्रोथ करते हैं। इरिवर्सिबल ग्रोथ का मतलब है कि अगर इनका वेट बढ़ गया या साइज बढ़ गई तो ये फिर छोटी नहीं होगी, है ना। अगर इनके वेट में इंक्रीज हो जाता है, साइज में इंक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाता है तो ये इंक्रीज हो सकता है बट ये डिक्रीज नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब है जो लिविंग थिंग है उनमें इरिवर्सिबल ग्रोथ देखने को मिलता है, जिसमें ग्रोथ में आता है हमारा वेट में इंक्रीज होना, साइज में इंक्रीज होना एंड जो है हमारा वॉल्यूम में इंक्रीज होना। तो ये जो चीज हमें देखने को मिलती है वो लिविंग थिंग में देखने को मिलती है, राइट। ये चीज हमें देखने को मिलती है वो लिविंग थिंग्स में हमको देखने को मिलती है। देन है हमारा डिफरेंशिएशन, देन है हमारा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जो हर एक सेल है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट की जो सेल है वो अपने आप में एक यूनिक फंक्शन रखती है, अपना उसका अपना एक स्ट्रक्चर यूनिक रहता है, उसका अपना फंक्शन अलग रहता है ना। तो वो अपने एक नाइबोर से मतलब अपनी पड़ोसी सेल से, या हम बोलें तो हम अपने पड़ोसी से कहीं ना कहीं डिफरेंट होते हैं। हम बिल्कुल एग्जैक्ट 2 कॉपी कभी नहीं होते, हम इवन अपने पेरेंट्स की भी 2 कॉपी नहीं होते हैं, राइट। तो हम अपने लिविंग थिंग्स जो हमारी नाइबोर हैं, हम अपने नाइबोर हैं उनसे हम डिफरेंट रहते हैं, वो फंक्शन में, है ना। जैसे डिफरेंशिएशन उनका फंक्शन में होता है, स्ट्रक्चर में होता है। इस तरीके से जो ऑल लिविंग थिंग्स है उनकी सेल्स हैं वो डिफरेंट रहती हैं, राइट। ये चीज हमको देखने को मिलती है। देन है
जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स में हमको क्या देखने को मिलता है, वो हमको देखने को मिलता है मेटाबॉलिज्म, है ना, मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग थिंग्स में कुछ ना कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ रिएक्शंस चलती रहती हैं, कुछ चीजें क्या होता है लिविंग थिंग्स में बनती रहती हैं, कुछ क्या रहता है जो बिगर थिंग्स रहती हैं, बड़ी बड़ी चीजें रहती हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो टूटते रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो भी कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म की जो रिएक्शंस रहती हैं उनका सबमिशन, सारी जो क्रियाएं हमारी बॉडी में होती हैं, हमारी जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग प्लांट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल जो रिएक्शंस रहती हैं, ऑल रिएक्शंस को हम क्या बोल लेते हैं मेटाबॉलिज्म, राइट। ऑल रिएक्शंस को हम क्या बोल लेते हैं मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म में 2 टाइप्स की रिएक्शंस आती हैं, वो है फर्स्ट है एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड अनदर है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। तो हमको एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म की जो रिएक्शंस हैं हमको देखने को मिलती हैं। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि सिंपल मॉलिक्यूल से क्या होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मतलब कि बहुत सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लेते हैं। एंड कैटाबॉलिज्म में जो रिएक्शन रहती है उसमें क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रहता है, बड़ा मॉलिक्यूल रहता है, वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाएगा जो मॉलिक्यूल है, तो उसको हम बोल लेते हैं क्या कैटाबॉलिज्म, राइट। उसको हम क्या बोल लेते हैं कैटाबॉलिज्म। तो इस तरीके से क्या है कि ये सारे कैरेक्टर हैं वो डिफाइन करते हैं, सारे कैरेक्टर मिलके, राइट। ये चीज ध्यान रखिए, ये सारे कैरेक्टर्स मिलके डिफाइन करते हैं एक लिविंग थिंग को। ओनली एक कैरेक्टर, ऑर्गेनाइजेशन या फिर मूवमेंट, एक कैरेक्टर नहीं डिफाइन करता कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग। ये ऑल कैरेक्टर्स रहते हैं किसी लिविंग थिंग में, तब हम कह सकते हैं कि कोई भी थिंग है वो लिविंग है और नॉन लिविंग है, राइट। तो ये थे हमारे कैरेक्टर्स जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, कोई भी थिंग लिविंग है या नॉन लिविंग है, राइट। आई होप आप लोगों को ये सारे कैरेक्टर समझ में आए होंगे, है ना। तो ये रिकॉग्निशन होता है बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, राइट। तो चलिए अब जैसे ही हम अब बायोलॉजी को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, तो लिविंग थिंग पढ़ी हमने, लिविंग थिंग को किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है, कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं लिविंग थिंग में। इसके बाद हम स्टडी करते हैं कि जो बॉडी रहती है लिविंग थिंग की, जो बॉडी रहती है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, वो किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है ना। तो हमारे जो पूरी बायोलॉजी में हम सिर्फ और सिर्फ हम एक ही चीज़ को डिस्कस करते हैं, वो है लिविंग थिंग। तो जो भी चीज़ आएगी लिविंग से रिलेटेड, लिविंग की लाइफ किस तरीके से ऑरिजिनेट होती है ना, और लिविंग थिंग्स में किन किन चीज़ों से मिलके बनी रहती है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, जिस तरीके से हमारा घर बना रहता है ना, इस तरीके से कुछ यूनिट से मिलके बना रहता है, जिसको हम क्या बोल लेते हैं सेल, राइट। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी होती है उसको क्या बोल लेते हैं हम सेल। जिस तरीके से हमारा मकान रहता है वो छोटी छोटी ब्रिक्स से और ईंटों से मिलके बना रहता है, इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी मिलके बनी रहती है सेल से। तो हम बायोलॉजी में स्टडी करेंगे अबाउट सेल्स, और सेल की स्टडी को हम बोल लेते हैं क्या साइटोलॉजी। सेल की स्टडी को हम बोल लेते हैं क्या साइटोलॉजी, राइट, साइटोलॉजी। सेल की स्टडी को हम क्या बोल लेते हैं साइटोलॉजी। तो हम स्टडी करेंगे अब सेल के बारे में। तो सेल क्या होती है ना। तो सबसे पहले जो सेल है, सेल को किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक, राइट। सबसे पहले जो स्टडी किया था और जो देखा गया था सेल को, वो देखी गई थी सेल को रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल्स को देखा गया था, है ना। एंड सेल के बारे में नेक्स्ट जो थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी दी थी, वो किसने दी थी, स्लाइडन एंड शॉन ने, है ना। 2 साइंटिस्ट के नाम हैं, वो हैं
स्लाइडन एंड श्वान, राइट। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी दी थी, राइट। सेल थ्योरी दी थी। तो इन्होंने बोला था अपनी सेल थ्योरी में, इन्होंने अपनी सेल थ्योरी में डिस्क्राइब किया था कि जो लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है क्या, सेल। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, सेल। इन्होंने बोला था, है ना, फर्स्ट बोला था इन्होंने, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट। सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट। और दूसरा इन्होंने बोला था कि जो ऑल सेल्स हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है या फिर और जो ऑल सेल्स हैं वो अपनी एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से जनरेट होती है। प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब कि एक सेल से दूसरी सेल जनरेट होती है, राइट। एक सेल से दूसरी सेल जनरेट होती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्री एग्जिस्टिंग। तो उन्होंने क्या बोला था, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑल सेल्स जनरेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, राइट। आपको ये विजिबल है कि नीचे क्या लिखा हुआ है, तो ऑल सेल्स जनरेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, राइट। अगर आपको नीचे का दिख नहीं रहा है तो आप, मैं बोल रही हूँ तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी में डिस्क्राइब किया गया था स्वान एंड स्लाइडन के द्वारा कि सेल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। और दूसरा उन्होंने डिस्क्राइब किया था, वो किया था कि ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, राइट। मतलब एक सेल से दूसरी सेल जनरेट होती है, जिस तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हो जाता है, जिस तरीके से हम अपने पेरेंट्स से प्रोड्यूस हुए हैं, है ना, इसी तरीके से पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से प्रोड्यूस हुए हैं। इस तरीके से क्या है कि एक सेल दूसरे सेल से जनरेट होती है। तो ये दिया था स्लाइडन एंड श्वान ने, सेल थ्योरी में इन्होंने बताया था, राइट। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हमें समझना है। देन मैक्स है अनोदर साइंटिस्ट जिन्होंने बोला था कि जो प्लांट की सेल है या एनिमल की सेल है या किसी अदर ऑर्गेनिज्म की सेल है, उसका जो लिविंग मटेरियल है सेल का, वो है प्रोटोप्लाज्म, है ना। किसने बोला था, मैक्स ने बोला था कि लिविंग जो मैटर है ना, लिविंग मैटर है सेल में, वो है प्रोटोप्लाज्म, राइट। प्रोटोप्लाज्म। आइए, प्रोटोप्लाज्म शब्द क्या है, इसको मैं बताती हूं आपको कि न्यूक्लियस रहता है, ये सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, राइट। ये है सेल मेम्ब्रेन है। देन ये क्या होता है, न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, राइट। तो ये न्यूक्लियस है एंड ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन सेल की, और ये पूरी क्या है, सेल। तो इधर क्या होता है, इधर साइटोप्लाज्म रहता है, साइटोप्लाज्म एंड अंदर हम देखते हैं न्यूक्लियस के अंदर तो क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट। न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इन्होंने ये बोला था मैक्स ने कि साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म को हम क्या बोल देते हैं, एक टर्म का नाम दिया जाता है, वो है हमारा प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है फ्लूइड, एंड साइटोप्लाज्म जो सेल न्यूक्लियस से बाहर जो रहता है, उसे हम बोल लेते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो इन्होंने क्या बोला था, जो सेल का जो लिविंग मैटर है वो होता है हमारा प्रोटोप्लाज्म, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी कि इन्होंने क्या बोला था, है ना। तो ये चीज दी थी किसने बताया था, ये मैक्स ने, राइट। देन अब हम डिस्कस करेंगे कि जो सेल्स रहती है ना, वो कितने टाइप की रहती हैं, है ना। सेल्स कितने टाइप की रहती हैं, है ना, टाइप्स ऑफ सेल, राइट। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, है ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स।
फर्स्ट इज प्रोकार्योटिक सेल, प्रोकार्योटिक सेल, अनदर इज यूकार्योटिक सेल। Eukaryotic cell, right? There are two types of cells, one is prokaryotic cell and another is eukaryotic cells. तो प्रोकार्योटिक सेल में कौन सी सेल्स रहती हैं, यूकार्योटिक सेल कौन कौन सी रहती हैं, है ना? तो प्रोकार्योटिक सेल वो सेल रहती हैं जो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती है। प्रोकार्योटिक सेल वो रहती हैं जो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहती हैं। इसमें जो हम सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें सेल ऑर्गेनल्स जो पाए जाते हैं, है ना, स्ट्रक्चर के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि प्रोकार्योटिक सेल में, प्रोकार्योटिक सेल्स जो है इसमें जो न्यूक्लियस होता है, हमने देखा जो जनरल जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें क्या न्यूक्लियस रहता है, इस तरीके का, है ना, न्यूक्लियस होता है। ये सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस रहता है और न्यूक्लियस की एक अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। पहला जो न्यूक्लियस रहता है इसमें वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं रहता है प्रोकार्योटिक सेल में। तो इसका जो मटेरियल है, न्यूक्लियर का जो मटेरियल है वो पूरे इस तरीके से सेल में डिस्पर्स रहता है, कहीं पे भी हो सकता है ये, क्योंकि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है ना। और इसके जो भी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, प्लास्टिड है, राइबोसोम्स हैं, तो सारे जितने भी डीएनए है, आरएनए है, तो जितना भी मटेरियल रहता है सेल ऑर्गेनल्स जो रहते हैं प्रोकार्योटिक सेल में वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, उनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। इस तरीके से जो मेम्ब्रेन है, हर एक सेल ऑर्गेनल है उसकी एक मेम्ब्रेन रहती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है, राइट। और जबकि यूकार्योटिक सेल है, यूकार्योटिक सेल में जिसका जो स्ट्रक्चर है एक वेल ऑर्गेनाइज रहता है, इसका स्ट्रक्चर वेल ऑर्गेनाइज रहता है, प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है, न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है, राइट। और जो सेल ऑर्गेनल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइट, वैक्यूल्स हैं, तो सारे सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड रहते हैं, है ना। इसी तरीके से इसको बोला जाता है एक वेल ऑर्गेनाइज सेल है यूकार्योटिक सेल्स, राइट, वो है। और प्रोकार्योटिक सेल्स हमको देखने को मिलती हैं जैसे कि हमारा अमीबा है ना। प्रोकार्योटिक सेल्स हमें देखने को मिलती हैं जैसे कुछ जो स्मॉल एनिमल्स रहते हैं, मतलब ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, राइट, जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो अभी पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुए, उनमें हमें प्रोकार्योटिक सेल देखने को मिलती है। और यूकार्योटिक सेल हमें जो हायर प्लांट्स हैं और हायर एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें उनमें ये देखने को मिलती है, राइट। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं इन कैरेक्टर्स के बारे में। तो एक एक करके देखेंगे हम प्रोकार्योटिक सेल। अभी हमने स्ट्रक्चर देखा है ना, और कुछ चीजें आपको नोट करनी है वो मैं आपको बताती हूँ, राइट। सेल, तो जो प्रोकार्योटिक सेल है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पॉइंट आप नोट कीजिएगा, वो है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट रहती है। जबकि हम इसमें फर्स्ट पॉइंट देखेंगे यूकार्योटिक सेल में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट रहती है, राइट। इस चीज को आप नोट कीजिएगा कि प्रोकार्योटिक सेल है उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहती, एब्सेंट रहती है। यूकार्योटिक सेल है, यूकार्योटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, राइट। देन है जो प्रोकार्योटिक सेल्स हैं उनमें जो माइटोसिस है, माइटोसिस डिवीजन की जो प्रोसेस है, सेल डिवीजन की प्रोसेस है माइटोसिस, माइटोसिस इसमें एब्सेंट रहती है। माइटोसिस जो प्रोसेस है वो प्रोकार्योटिक सेल में एब्सेंट रहती है और जबकि यूकार्योटिक सेल में प्रेजेंट रहती है माइटोसिस, राइट। माइटोसिस जो प्रोसेस है सेल डिवीजन की, मतलब एक सेल से दो सेल्स कैसे बनती है, तो एक ये प्रोसेस है जिसे हम बोल लेते हैं माइटोसिस, है ना। तो वो प्रोकार्योटिक में नहीं होती है जबकि यूकार्योटिक सेल्स में हमको देखने को मिलती है, राइट। देन नेक्स्ट है
थर्ड, तो डीएनए प्रेजेंट होता है बट सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है ना। और इसमें हिस्टोन जो प्रोटीन होती है डीएनए पर वो एब्सेंट रहती है, हिस्टोन एब्सेंट रहती है। हिस्टोन क्या है कि डीएनए है, डीएनए पर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम हिस्टोन बोलते हैं, वो प्रोकार्योटिक सेल्स में एब्सेंट रहती है, राइट। और जबकि हम देखेंगे कि जो यूकार्योटिक सेल्स हैं इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इनमें जो डीएनए है, डीएनए क्या रहता है, क्रोमोसोम्स पर रहता है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जिसपे डीएनए होता है, जिसमें हम बोलेंगे मल्टीपल क्रोमोसोम्स, राइट। क्रोमोसोम्स क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियस रहता है सेल का, उसके अंदर जो मटेरियल पाया जाता है जिस पर डीएनए रहता है सेल का, उसको हम बोल देते हैं क्या, क्रोमोसोम्स। और आगे आने वाली क्लासेस में इन सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कुछ आपको न्यू वर्ड्स लग रहे होंगे, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, राइट। देन है जो प्रोकार्योटिक सेल है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट। माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है जिसे हम प्लास्टिड बोले, प्लास्टिड, राइबोसोम्स, लाइसोसोम है ना। इस तरह के कुछ और ऑर्गेनल्स हैं, सेल ऑर्गेनल हैं, वो क्या है, एब्सेंट रहते हैं, एब्सेंट। जबकि जो यूकार्योटिक सेल है इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम और एक यहाँ पर एक और सेल ऑर्गेनल है जिसे हम वैक्यूल बोलते हैं, वैक्यूल है ना। तो ये सारे प्रोकार्योटिक सेल में एब्सेंट रहते हैं जबकि यूकार्योटिक सेल में प्रेजेंट रहते हैं, राइट, प्रेजेंट रहते हैं, है ना। तो इसमें यूकार्योटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड लाइसोसोम एंड वैक्यूल सब प्रेजेंट रहते हैं, किसमें, यूकार्योटिक सेल में, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, प्रेजेंट, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, जो सेल है, सेल के टाइप्स रहते हैं, है ना। और यूकार्योटिक एंड प्रोकार्योटिक सेल में डिफरेंस रहता है ना। और इसमें एक और चीज है, आपको अगर ये नीचे दिख नहीं रहा हो तो मैं ऊपर इसका एक और पॉइंट लिखती हूँ, पॉइंट नंबर 6, राइट, यहाँ पर। तो प्रोकार्योटिक सेल हैं, प्रोकार्योटिक सेल में जो राइबोसोम्स रहते हैं, राइबोसोम्स का जो एक टाइप है ना, राइबोसोम्स कई टाइप के रहते हैं, 70S टाइप एंड 80S टाइप, है ना। तो हमें प्रोकार्योटिक सेल में जो राइबोसोम्स रहती है वो 70S रहती हैं, 70S टाइप, राइट। जबकि हम यूकार्योटिक सेल्स में देखेंगे, यूकार्योटिक सेल में देखेंगे तो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं 80S टाइप एंड 70S टाइप, राइट। तो ये आप लोगों को आई होप विजिबल होगा, अगर विजिबल नहीं है बोर्ड पर तो मैं बोल रही हूँ। तो राइबोसोम्स जो प्रोकार्योटिक सेल रहते हैं उसमें राइबोसोम्स हैं वो 70S टाइप फाउंड होते हैं, और जो राइबोसोम्स हैं यूकार्योटिक सेल में देखेंगे तो 80S एंड 70S टाइप हमें देखने को मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो S है 80S 70S है ना, तो ये S का मतलब क्या है, एक सेडवर्ग यूनिट है जो कि राइबोसोम्स की साइज को बताती है, राइबोसोम्स की कितनी साइज है उसको बताती है, जिसे हम बोल देते हैं S, शॉर्ट में बोलते हैं S। इसका फुल फॉर्म है सेडवर्ग यूनिट, है ना, और इसलिए इसको S लगाया जाता है, राइट। तो यूकार्योटिक सेल में 80S प्लस 70S टाइप के राइबोसोम्स रहते हैं, एंड प्रोकार्योटिक सेल में राइबोसोम है वो 70S ओनली रहते हैं, है ना।
तो ये कुछ डिफरेंस होता है, ये कुछ डिफरेंस होता है यूकारियोटिक सेल्स में, यूकारियोटिक सेल्स में एंड प्रोकारियोटिक सेल्स में, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये सारे टाइप्स सेल के समझ आए होंगे, है ना। यूकारियोटिक एंड प्रोकारियोटिक में आपको डिफरेंस समझ आया होगा अच्छे तरीके से। तो आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा। एंड बायोलॉजी है, बायोलॉजी को अगर हमको स्टडी करना है तो बायोलॉजी को हम डायग्राम के थ्रू ही स्टडी कर सकते हैं, वरना ये बायोलॉजी और बोलें तो जो हमारी होल साइंस है तो वो समझ में हमको नहीं आएगी। तो साथ साथ में आप लोग क्या है कि डायग्राम जो भी आते हैं आप साइंस को डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा, राइट। साइंस को डायग्राम्स के थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा तो आप साइंस को इजीली समझ पाएंगे, राइट, है ना। तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया, अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया, राइट। लिविंग थिंग क्या होती है, लिविंग थिंग के कैरेक्टर्स, लिविंग थिंग के कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, किस तरीके से हम लिविंग थिंग है उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, मूवमेंट है, ग्रोथ है ना, रिस्पॉन्सिवनेस है और बोले एडेप्टेशन है ना। इस तरीके कुछ कैरेक्टर्स थे जिससे हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा और नोट कीजिएगा कि जो वायरस होता है, वायरस, राइट, ये ना तो लिविंग होता है और ना ही नॉन लिविंग होता है, राइट। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो वायरस है, वायरस इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, राइट। ना तो ये लिविंग है ना, और ना ही ये नॉन लिविंग है, राइट। अभी ये कैसे हो सकता है ना। तो ये क्या है, वायरस, वायरस जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटर कर जाएगा, लिविंग थिंग है, उनकी होस्ट सेल है, जिस सेल में ये जाएगा, अगर वो सेल लिविंग है तो ये लिविंग के जैसा वर्क करता है। वायरस जिस तरीके से लिविंग थिंग में जाएगा तो ये लिविंग के जैसा वर्क करता है। और जैसे ही ये होस्ट सेल है किसी लिविंग थिंग्स के बाहर रहता है, जैसे इन्वायरमेंट में इस तरीके से डला हुआ है तो ये क्रिस्टल के फॉर्म में डला रहता है, नॉन लिविंग रहता है उस फॉर्म में। जिस तरीके से कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस जैसे ही ये बॉडी में इंटर करता है तो ये लिविंग थिंग जैसा वर्क करता है। और जैसे ही अगर उसको बाहर आ जाता है, बॉडी से बाहर आ जाता है, नॉन लिविंग थिंग से, जो लिविंग थिंग्स हैं उनसे बाहर आ जाता है, ये नॉन लिविंग थिंग जैसा बिहेवियर करता है, राइट। तो इस चीज को ध्यान रख सकते हैं। जबकि जो बैक्टीरिया है ना, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब आते हैं हमारे लिविंग थिंग्स में, है ना। तो ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। एंड देन हमने स्टडी क्या किया, वो स्टडी किया हमने सेल्स के बारे में हमने स्टडी किया। तो सेल रहती हैं यूनिसेलुलर सेल, है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं अमीबा है ना, और कुछ बैक्टीरिया है एंड फंगाई है। तो वो क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहती है। जबकि मल्टी सेलुलर में आते हैं हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स, है ना, मल्टी सेलुलर, राइट, मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर में हमारे हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स बने रहते हैं, सिंगल सेल के भी रहते हैं, कुछ रहते हैं बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने होते हैं, है ना। तो यूनिसेलुलर में हमारा जो ज़्यादा मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है वो रहता है हमारा अमीबा का, जो कि एक सिंगल सेल से बना हुआ है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं हमारे हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स, जैसे ह्यूमन, है ना। प्लांट्स में आ जाएंगे बहुत बिग ट्रीज जैसे आ जाते हैं हमारे बनियान ट्री एंड अदर बहुत सारे ट्रीज आते हैं, है ना। तो ये आ जाते हैं मल्टी सेलुलर में, राइट। देन हमने क्या देखा, हमने डिस्कस किया सेल थ्योरी किसने दी थी, राइट, स्लाइडन एंड स्वन ने दी थी। एंड सबसे पहले हमने जो सेल को देखा गया था वो रॉबर्ट हुक के द्वारा देखा गया था। एंड जो मैक्स एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बोला था कि जो प्रोटोप्लाज्म है किसी भी लिविंग मैटर का एक लिविंग मटेरियल होता है ना। लिविंग मतलब जिसमें सारी प्रोसेस चलती रहती है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो ये दिया था हमारा मैक्स ने। देन हमने देखा सेल्स रहती हैं 2 टाइप की, है ना। वो है हमारा यूकारियोटिक सेल एंड प्रोकारियोटिक सेल, राइट।
प्रोकार्योटिक सेल एंड यूकार्योटिक, राइट। दो टाइप की सेल होती हैं, प्रोकार्योटिक सेल एंड यूकार्योटिक सेल। तो प्रोकार्योटिक सेल्स होती हैं जो कि वेल ऑर्गेनाइज नहीं होती, जबकि यूकार्योटिक सेल रहती हैं वो वेल ऑर्गेनाइज रहती हैं। इसके सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, राइट। तो ये हमने पूरा आज की क्लास में स्टडी किया। ये था हमारा बायोलॉजी का पोर्शन, जिसमें हमने अपनी जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के जहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो वहाँ से हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, तो वो रहता है हमारा सेल, है ना, और लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही स्टडी करेंगे, राइट। और इसी तरीके से जो समीक्षा इंस्टीट्यूट है, इसका चैनल है, तो आप उसको सपोर्ट कीजिएगा, है ना। और वीडियो आपको अच्छी लगती है या बुरी लगती है, क्या मॉडिफिकेशन चाहते हैं आप, क्या कमी है वीडियो में, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप बता सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर में आने वाली क्लास में वो सारी कमी दूर की जाएंगी, राइट। तो इस तरीके से आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, है ना। और माय नेम इज़ छाया राजपूत, राइट। और यहाँ पर मैं आपको साइंस के लेक्चर्स टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड कराती रहूँगी, है ना। और लेक्चर वाइज, है ना, टॉपिक वाइज आपको साइंस एंड टेक का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, और जो भी टेक वाला पोर्शन जो रहता है विद करंट अपडेट, राइट। तो आप लोगों को ये सारे लेक्चर्स आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलेंगे, है ना। तो इसी तरीके से आप लोग क्या है कि सपोर्ट बनाए रखिएगा, जिससे कि आपको अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे, राइट। ये हमारा था फर्स्ट लेक्चर आज का समीक्षा इंस्टीट्यूट पर, राइट। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।